भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का जो फैसला किया है उस पर बहस लगातार गर्म हो रही है। पाकिस्तान के नेता और सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि अगर सिंधु का पानी नहीं बहा तो भारत में और खून बहेगा। दूसरी ओर भारत की ओर से यह साफ कह दिया गया है कि अब पाकिस्तान को कोई पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहां दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत की ओर से यह मांग भी होने लगी है कि पूरी सिंधु जो ट्रीटी है उसको ही क्यों न रद्द कर दिया जाए। पूर्व नौकरशाह कह रहे हैं कि 1960 में हुआ यह समझौता एक हिस्टोरिक ब्लंडर यानी ऐतिहासिक गलती थी और पाकिस्तान के हिस्से में बहने वाली तीनों नदियों का पानी मोड़कर भारत के पंजाब के हवाले कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी और यह है इको एंड एनर्जी टॉक। यहां पर्यावरण साइंस और क्लाइमेट चेंज की बात होती है, लेकिन एनवायरमेंट साइंस एक पॉलिटिकल साइंस भी है और फिलहाल पानी की इस मारामारी में काफी सियासत घुस चुकी है। सरकार ने संधि को स्थगित किया है, लेकिन क्या भारत पूरी संधि को फिर से कर सकता है या करना चाहेगा? भारत सरकार सिंधु जल समझौते को रीनिगोशिएट करने की बात पहले कहते रही है और इसके लिए पाकिस्तान सरकार को नोटिस भी दिए हैं, लेकिन अभी हालात इतने गर्म हैं कि संधि को स्थगित या रिनेगोशिएट नहीं बल्कि पूरी तरह कैंसिल करने की मांग हो रही है। संधि को स्थगित करके भारत पाकिस्तान को कैसे मुश्किल में डाल सकता है, इस पर हमने पहले बात की है, इसलिए यहां मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। हमारा कुछ दिन पहले किया गया वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आज समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई इस जल संधि में क्या दिक्कत या कमी थी। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक भूल कह रहे हैं। असल में जब 65 साल पहले संधि के तहत नदियों को बांटा गया तो सिंधु जल बेसिन के कुल पानी का 80% पाकिस्तान को मिला और केवल 20% ही भारत के हिस्से में आया। जी हां, सिंधु बेसिन की सभी 6 नदियों का कुल पानी मीन एनुअल फ्लो के हिसाब से करीब 168 मिलियन एकड़ फुट है। 1 एकड़ फुट का मतलब है कि 1 एकड़ क्षेत्रफल में जब 1 फुट ऊंचाई तक पानी जमा हो तो उसे कहा जाता है 1 एकड़ फुट। इस लिहाज से 1 मिलियन एकड़ फुट पानी 123.35 करोड़ लीटर के आसपास होता है। तो इस 168 मिलियन एकड़ फुट पानी का 20% ही भारत के हिस्से में आया और करीब 80% पाकिस्तान को चला गया, क्योंकि पाकिस्तान को दी गई नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब में भारत के हिस्से आई सतलुज, रावी और व्यास के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पानी था। हालांकि यह सही है कि भारत अपने हिस्से की नदियों का पूरा दोहन कर सकता है और पाकिस्तान की नदियों पर भी उसके कुछ सीमित अधिकार हैं, लेकिन कुल पानी का 80% पाकिस्तान को और 20% ही भारत को मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि में जल बंटवारे के लिए सिंधु बेसिन के उस कृषि पैटर्न, उस एग्रीकल्चर पैटर्न को आधार बनाया गया जो 1947 में वजूद में था। तब अंग्रेजों के शासन में पंजाब और कश्मीर, जिसमें आज का हिमाचल भी शामिल है, उस हिस्से में ज्यादा कृषि होती थी और वो पाकिस्तान के पास था। कई जानकार मानते हैं कि यह समझौता भविष्य में भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया और उसका ठीक से आकलन नहीं हुआ और भारत ने पाकिस्तान को इतना पानी देकर बड़ी भूल की या ठीक से बार्गेन मोलतोल नहीं किया। बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सिंधु बेसिन में एक अपस्ट्रीम पर बसा देश है, यानी नदियां भारत से पाकिस्तान में जाती हैं और संधि के समय भारत मजबूत स्थिति में था। फिर भी भारत ने पाकिस्तान को इतना पानी देने पर सहमति क्यों दी? यह माना जाता है कि इस डील के लिए अमेरिका के कहने पर भारत पर विश्व बैंक की ओर से दबाव बनाया गया, जो उस वक्त मध्यस्थता कर रहा था और भारत को तब वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद चाहिए थी। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका का वरदहस्त पाकिस्तान पर होने का फायदा हमारे पड़ोसी देश को मिला होगा और वर्ल्ड बैंक ने जो आर्थिक मदद भारत को देनी है उसमें ये शर्तें जोड़ दी। भारत क्या वाकई झुका या उसने वक्त के हिसाब से समझौता ठीक ठाक किया, यह बहस का विषय है। लेकिन यह सच है कि सिंधु बेसिन के पानी का बड़ा हिस्सा मिलने के बाद भी पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर फिर हमला किया और कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की। हालांकि उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए।
संधि के तुरंत बाद 1962 में चीन भी भारत पर अटैक कर चुका था, जिसमें हमें बड़े हिस्सों में हार का सामना करना पड़ा और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जल्द मौत के पीछे चीन से मिली हार से जो सदमा हुआ उसे भी एक कारण माना जाता है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने दक्षिण एशिया में आने वाले दिनों में पानी को लेकर होने वाले घमासान पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है वाटर एशियाज न्यू बैटल ग्राउंड। ब्रह्मचेलानी 1960 में हुई संधि में भारत के प्रमुख वार्ताकार निरंजन गुलाटी को उद्धृत करते हैं। एक्चुअली वो निरंजन गुलाटी की किताब इंडस वाटर ट्रीटी से कुछ लाइनें उद्धृत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सिंचाई, ऊर्जा और दूसरी जरूरतों का कोई अध्ययन किए बिना यह संधि हुई, जबकि भारत इसका आकलन कर पश्चिमी नदियों से अपने लिए और पानी मांग सकता था और कश्मीर की जरूरतों को पूरा कर सकता था। यह बात गुलाटी साहब कह रहे हैं जो ब्रह्मचेलानी ने अपनी किताब में कोट की है। आज कश्मीर में जो भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं झेलम और चिनाब जैसी नदियों पर, उन पर पाकिस्तान आपत्ति कर रहा है और कुछ प्रोजेक्ट तो उसकी आपत्ति की वजह से, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, रुके भी हुए हैं। नदी और जल मामलों के जानकार हिमांशु ठक्कर ने भी हमें यह बताया कि इस संधि में पश्चिमी नदियों का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दे दिए जाने से कश्मीर की आवाम में काफी गुस्सा और नाराजगी की भावना है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह संधि नियम कानूनों के मामले में काफी व्यापक है, लेकिन जल बंटवारे को लेकर असंतुलित दिखती है। कोई भी देश जो अपस्ट्रीम में बसा हो, यानी नदियां जिस देश से होकर दूसरे देश में जा रही हो, वो इतनी दरियादिली क्यों दिखाएगा? इस पर कोई आखिरी फैसला यहां नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन भारत की वाटर रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है और ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही हैं। अब बिजली चाहे हाइड्रो हो या थर्मल, उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल जल आपूर्ति की मांग इस समय जो है वो 74,000 करोड़ घन मीटर है और 2023 तक बढ़कर यह 1 लाख करोड़ घन मीटर हो जाएगी। ब्रह्मचेलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत सरकार का एक अनुमान यह बताता है कि 2025 में ही, यानी इस करंट ईयर में, भारत की जरूरत 1 लाख करोड़ घन मीटर से अधिक पानी की होने वाली है और 2050 में तो यह करीब 1.5 लाख करोड़ घन मीटर हो जाएगी। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि सिंधु बेसिन की नदियों का पानी भारत के लिए कितना अहम है। शायद इसीलिए भारत पिछले कई सालों से इस संधि को रिनेगोशिएट करने की बात भी करता रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को सूचना भी दी गई है। यह सच है कि पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी पूरी तरह रोकना संभव ना भी हो तो भी भारत उस पानी में भारी कटौती या कुछ कटौती तो कर ही सकता है, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा और संसाधन भी चाहिए। इसलिए भविष्य में जब हालात थोड़ा सामान्य हो और जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है वो थोड़ा कम हो, तो भारत को संधि में नए सिरे से जोर देना चाहिए और इसे रिनेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। आंकड़ों को देखें तो भारत का बिजली उत्पादन पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना है और जनसंख्या है उससे 6 गुना अधिक। इसके अलावा पाकिस्तान को जो पानी अभी मिल भी रहा है उसका इस्तेमाल वो बहुत एफिशिएंटली नहीं कर रहा, यानी पाकिस्तान पानी को दक्षता के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसका बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। भारत दुनिया को यह बता सकता है कि जहां एक और भारत की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, वहीं पाकिस्तान में पानी की लीकेज अधिक है। पहलगाम हमले के कारण अभी तो दोनों देशों में जंग के हालात बने हुए हैं और टीवी पर कई बड़े बड़े जानकार पाकिस्तान को प्यासा मार दो या नदियों का बहाव घुमा दो के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अगर हालात बेहतर हुए और हम ठंडे दिमाग से सोच पाए तो भारत को यह बात पाकिस्तान और पूरी दुनिया को समझानी चाहिए कि सिंधु नदी का 20% पानी भारत नहीं चाहता, बल्कि वो इससे अधिक बड़ा हिस्सा लेना चाहेगा और यह उसका राइट है। लेकिन इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपने साथ लेना होगा। उससे पहले अमेरिका, रूस, चीन के अलावा यूरोपीय और अरब देशों के साथ राजनीतिक वार्ता और बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू करनी होगी और अपने पक्ष में माहौल तैयार करना पड़ेगा। ये सभी बातें और आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के वार्ताकारों को रखनी पड़ेंगी। पिछली बार जब संधि हुई थी उस वक्त अमेरिका का साथ पाकिस्तान को मिला था और भारत को विश्व बैंक से आर्थिक मदद चाहिए थी, तो एक मजबूरी थी। लेकिन इस बार भारत कहीं बेहतर स्थिति में है।
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता सही मायनों में सार्थक करना है, तो संधि को स्थगित करने और नदियों का बहाव रोकने या घुमाने से अधिक कारगर यह बात होगी कि हम संधि को रीनेगोशिएट करें और अधिक फायदा लें और भारत कानूनी रूप से पानी के एक बड़े हिस्से का हकदार बने, जो उसके लिए एक स्थायी जीत होगी और पाकिस्तान के लिए एक करारी शिकस्त। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।